नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो चली रही है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी। और होपफुली आप लोगों की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो पढ़ाई के साथ साथ हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज ज्योग्राफी और कुछ क्वेश्चंस करंट इवेंट्स के डिस्कस करेंगे और होपफुली आपको इसका फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बात हो रही है अर्थ क्रस्ट की, जो सबसे पहली परत है अर्थ की, जिसमें आपने पढ़ा होगा सियाल नाम की चीज़, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट के अंदर जाएंगे तो लगातार उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन क्रस्ट में सबसे अधिक अमाउंट किसका पाया जाता है? एल्यूमिनियम का। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम। तो इस टॉपिक को आप इम्पॉर्टेंट मानिए और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी हो सकती है पढ़िए। इट विल टेक नॉट मोर देन 5 to 10 मिनट्स। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ठीक है। हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको जो सॉलिड स्ट्रक्चर मिला हुआ है वो किस चीज़ से मिला हुआ है? रॉक्स की वजह से। रॉक भी अपने आप में कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, कुछ बेसिक रॉक होती हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक रॉक होती हैं और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। तो ये 4 प्रकार की चट्टानें हैं। इनमें से स्लेट, संगमरमर यानी कि मार्बल और स्फटिक यानी कि क्वार्ट्ज, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं। जबकि जो ग्रेनाइट है ये एक इग्नियस रॉक का उदाहरण है। ठीक है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है? मैग्मा जो पिघला हुआ है हमारे अर्थ के क्रस्ट के काफ़ी अंदर जाकर, वो जो सरफेस पे आता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और सरफेस पे आने के बाद वो जम जाती है। तो उस प्रकार की जो रॉक जम के बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। इसके भी कई सारे प्रकार हैं, ग्रेनाइट उनमें से एक है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलेंगी और यहाँ से इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हालांकि आरओ और एआरओ वाले सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी का उल्लेख नहीं है, लेकिन बाकी एग्जामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके रूप में माने जाएंगे ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आपको। इंडिया है नहीं, जापान, जर्मनी। इसका सीधा सा आंसर क्या है? इक्वेडोर। इक्वेडोर एक साउथ अमेरिका का कंट्री है जहाँ पे कोटोपैक्सी नाम का एक एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है। और इक्वेडोर में जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो यही है। ऊंचा होने के साथ साथ ये एक ज्वालामुखी यानी कि एक वॉल्केनिक माउंटेन भी है। चर्चा में था ये पिछले साल से, 21 अक्टूबर 2022 से इस माउंटेन में उद्गार लगातार हो रहा है और जून 2023 तक ये उद्गार बना रहा। ठीक है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से या इससे रिलेटेड कोई वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव्स की बात हो रही है, पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है यानी कि रिफ्लेक्ट बैक होती है? आप लोग भली बात ही परिचित होंगे कि रेडियो वेव्स की वजह से ही जो वर्ल्ड में आज की डेट में जो कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो रेडियो वेव्स की वजह से ही है। ठीक है, लेकिन रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। जो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? आयनोस्फेयर से, यानी कि आयन मंडल से। कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। तो आयनोस्फेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जहाँ से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। और मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप तक पहुँचेगा तो ये भी रेडियो वेव्स के माध्यम से ही पहुँचेगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स व्हाट? अगर सडनली एयर प्रेशर में कमी आ जाए तो क्या होगा? स्वच्छ मौसम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अचानक से अगर प्रेशर गिर जाए तो जाहिर सी बात है कि हाई प्रेशर से विंड्स काफ़ी तेज़ी से उस तरफ आएंगी, अर्थात तूफान वाली स्थिति बनेगी। तो ये देखने की आवश्यकता है नहीं, इसका सीधा आंसर क्या होगा? तूफानी मौसम। क्वेश्चन नंबर 6 वाटरफॉल से है। इंडिया में भी कई सारे वाटरफॉल बनते हैं, खास तौर पे वेस्टर्न घाट में बहने वाली जो नदियां हैं अपने मार्ग में कई सारे वाटरफॉल बनाते हुए बढ़ती हैं और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नर्मदा रिवर भी अपने मार्ग में कई सारे वाटरफॉल बनाती है, वो भी काफ़ी देखने जैसे माने जाते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। एंजल वाटरफॉल, अमेजन, पराना, कोरोनी या इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बनता है
चुरून नाम की एक नदी है उस पे बनता है और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। मैं चाहूँगा कि इसकी हाइट आप खुद पता लगाइए कि कितना ऊंचा है। साथ ही साथ जब वाटरफॉल के बारे में आप पढ़ेंगे तो इंडिया के वाटरफॉल्स के बारे में भी एक नज़र मार लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? अर्थात ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यूरोप से आया है ये। सू, पैनामा, कील या स्वेज कैनाल? पैनामा रिवर, जो पैनामा कैनाल है वो तो है आपके अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है पैनामा देश से होते हुए, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। स्वेज इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कील कैनाल इसका आंसर है। और अगले स्लाइड में मैंने एक मैप भी बनाया है और उस मैप की सहायता से भी आप काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। आपने एटलस को देखेगा या नेट में देख सकते हैं, ये जो ब्लू डॉट दिखाए गए हैं ये डेनमार्क से होते हुए जा रही है। ये देखिए, ये है कील कैनाल जो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। और हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बड़े लेवल पर यूरोप में इस कैनाल के जरिए होता है। तो मान सकते हैं कि यूरोप की ये वन ऑफ द बिजिएस्ट कैनाल है जहाँ पर जहाज़ यहाँ से वहाँ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन भी आते ही हैं। खासतौर पे उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये रहा कैस्पियन सी, और ये बाकी जो चारों देश देख रहे हैं आप, इसको पॉज करके देखिएगा, ये आपने एटलस में देखेगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया कैस्पियन सी से सीमा बना रहे हैं, जबकि आर्मानिया नहीं बना रहा है, जॉर्जिया भी नहीं बना रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्मेनिया। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जल संयोजी, ये है क्वेश्चन वाटर स्ट्रेट से यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। आसान सा क्वेश्चन है, जिब्राल्टर। ठीक है, क्वेश्चन एक है वाटर स्ट्रेट से और एक कैनाल से, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो कोशिश करिएगा कि जितने भी वाटर स्ट्रेट्स हैं पूरी दुनिया में उस पर एक नज़र मार लीजिए एटलस देखते हुए। जैसे कि पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पैनामा किसके बीच में है? नॉर्थ अटलांटिक सागर और पैसिफिक सागर के बीच में। तो ऐसे कई सारी संभावनाएं बनती हैं जहाँ पर वाटर स्ट्रेट्स बनती हैं। तो वाटर स्ट्रेट अपने आप में क्या है? दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है और दो भूभाग को अलग करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन करंट से है। हमारे ओशन जो दिखते हैं स्टिल, वो स्टिल है नहीं, उसमें कई सारी हलचल होती है। वेव्स एंड टाइड्स के रूप में देखते हैं हलचल होते हुए हम लोग। ठीक है, फ्रिक्शन जो लहरें बनती हैं वो देखते हैं हम बनते हुए। प्लस एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट होता है अर्थ सी वाटर के ऊपर जिसको हम कहते हैं ओशन करंट, और ये इतनी लंबी दूरी तय करती है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाती हैं और वर्ल्ड की क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करती है? मॉडिफाई करती है। ठीक है, अगर गर्म जलधारा ठंडे स्थान पर चली जाए तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करती है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तब आपको बातें पता चलेंगी कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड की क्लाइमेट को मेंटेन करने में। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। हम्बोल्ट करंट, क्यूरोशिवो, ब्राजीलियन करंट या इनमें से कोई नहीं? क्यूरोशिवो पैसिफिक ओशन की एक वार्म करंट है जो जापान के पास है। ब्राजीलियन करंट भी इक्वेटर के पास से निकलती है, इसलिए ये भी गर्म होती होगी। इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हेम्बोल्ट। ठीक है, हेम्बोल्ट करंट बहती है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जो धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र से आएंगी वो ठंडी होंगी और जो इक्वेटर से निकलेंगी ध्रुवों की तरफ वो क्या होंगी? गर्म होंगी। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? ये देखिए मैप दिया गया है, साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश दिए गए हैं। मलेशिया इंडोनेशिया इसमें नहीं दिया गया। देखिए बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम और ये यहाँ मलेशिया भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो लाओस वाला है वो पूरी तरीके से स्थल बाधित है, अर्थात ये एक लैंड लॉक कंट्री है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लाओस। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना रहती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ज्योग्राफी से, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुरु शिखर इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ राजस्थान। इसका आंसर क्या है? राजस्थान में है। और यहीं पर मौजूद है एक और पर्वत जिसका नाम है माउंट अबू, जो कि एक पर्यटन स्थल है और वो एक जैन टेम्पल के लिए जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, कोयना बांध कहाँ है? कोयना नदी पर बना है, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है?
तो उसका जवाब है कृष्णा रिवर। आंसर इसका रहेगा महाराष्ट्र। देखिएगा क्वेश्चन, बांध से भी एक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये सरल है वैसे, लेकिन इस सरल क्वेश्चन को याद रखना तो चलो आसान है, इससे रिलेटेड कई और सारे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बांधों से रिलेटेड, कि किस नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है। उत्तराखंड में भी कई सारे बांध हैं, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी और उत्तराखंड की ज्योग्राफी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाए। ये वीडियो छोटा रहेगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन का। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, इंडिया के कई सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं, जंगल वाले इलाके, जहाँ पर कई सारी जनजातियाँ रहती हैं। अलग अलग इनकी प्रथाएं हैं, अलग अलग इनकी संस्कृति है और अलग अलग इनकी लैंग्वेज है। संविधान में इनको विशेष दर्जा दिया गया है, पढ़िएगा आप इसको। मुंडा जनजाति रहती है झारखंड में भी और उड़ीसा में भी, लेकिन इसकी सबसे अधिक आबादी जो है वो है झारखंड में। तो इस तरीके से दो ऑप्शन होने के बावजूद भी आंसर आप किस में टिक मारेंगे? झारखंड में, ठीक है। और जनजातियों के बारे में उत्तराखंड से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनने की संभावना रहती है। तो ये इस लिहाज से उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया के मुख्य भूमि में ना होकर अंडमान निकोबार में है। तो आंसर इसका क्या है? अंडमान निकोबार। ये रहे नेशनल पार्क के नाम जो अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, रानी झांसी, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क इज इन अंडमान। और 2 निकोबार में भी दिए हैं, देखिए, कैंपबेल बे और गलाथिया बे नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इंडिया के नेशनल पार्क के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा, और उत्तराखंड में भी कई सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 20 जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक सिंबल है कि आप इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस खुद अपने स्तर पे कवर भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। विश्व हिंदी प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को आयोजित किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। इस वर्ष का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन भारत के वडोदरा शहर में हुआ था, जी नहीं। आंशिक रूप से ये क्वेश्चन ठीक है और आंशिक रूप से गलत। ये थर्ड ऑप्शन जो है, वडोदरा में ना होकर ये हुआ था नागपुर में, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और आंसर बन जाएगा कि आपका 1 और 2। शुरुआत इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई थी 1975 में, और 2006 में इसको विश्व स्तर पर हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जा रहा है, और इस साल ये फिजी में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत का नाम सुना होगा आपने, उसके 5 तत्व हैं, उसके 5 पिलर्स हैं, जिनमें से पता लगाना है आपको कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल है। गतिशील जनसांख्यिकी यानी कि वाइब्रेंट डेमोग्राफी, ये भी है। मांग यानी कि डिमांड, ये भी है। चिकित्सा क्रांति हो सकती है? नहीं। इसका आंसर क्या है? चिकित्सा क्रांति नहीं है। आंसर इसका डी है। तो बाकी जो 5वां तत्व है वो आप खुद खोजिए। 2 तत्व इसमें मिस हो रहे हैं, वो आप खुद खोजिएगा कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की कब गई थी और कौन सा कंपोनेंट इसमें शामिल नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? देखिए, सन 2019 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, याद होगा आपको। तो लद्दाख उसमें से एक था। तो उसमें से पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माथुर साहब। इनकी नियुक्ति फरवरी में इस साल हुई है। ये हैं BD मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, आने की संभावना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? देखिए, सतत विकास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको किए बगैर हम विकास की अवधारणा के बारे में आज की डेट में सोच भी नहीं सकते हम, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं उनका कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा रहे, ठीक है। तो इसी सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर विश्व के जितने भी देश हैं अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भारत भी उनमें से एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभा रहा है। भुखमरी का अंत, गुणवत्ता परक शिक्षा, लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से पता लगाना है कि कौन सा नहीं है। यानी कि इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी बिल्कुल होगा। गुणवत्ता परक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में इसमें लक्ष्य रखे गए होंगे, बिल्कुल रखे गए होंगे। लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में क्या ये बात करता है? बिल्कुल करता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में ये बात नहीं करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ठीक। अंतरिक्ष अनुसंधान इसका पार्ट नहीं है।
आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित संधियों को क्रम में लगाएं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो कन्वेंशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल, रियो, स्टॉकहोम, क्योटो ये शहर के नाम हैं। जाहिर सी बात है कि जब हमने पर्यावरण का काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था हमारे कई सारे देशों ने, विकसित देशों ने तथाकथित, तो एहसास हुआ बाद में कि पर्यावरण का नुकसान हो चुका है, अब इसको तेजी से इसमें बचाव कार्य करने पड़ेंगे। तो इसके संबंध में सबसे पहले बैठक होती है मॉन्ट्रियल में, ठीक, सबसे पहले होती है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन का शहर है और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में। इसको मैं वाइट से कर लेता हूँ। कब होती है? 1972 में होती है इसकी कॉन्फ्रेंस सबसे पहली। फिर नंबर आता है मॉन्ट्रियल का, जो कि कनाडा का एक शहर है, ये है 1987 में। रियो कन्वेंशन, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, ये शुरू होता है 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी फेमस, ये है 1997 में। और सभी शहरों के नाम है। क्योटो जापान का शहर है। तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या बनना चाहिए? A3124। सबसे पहले स्टॉकहोम, उसके बाद मॉन्ट्रियल 87 में, 92 में रियो, रीजन रियो जो ब्राज़ील का शहर है, और क्योटो तो फिर जापान का शहर है। तो इस तरीके से ये समय समय पर इसके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो सभी देशों को मानने चाहिए और इंडिया भी उनमें से एक है। तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगेगा और ये 20 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आपके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम कर सकते हैं अगर आप इसको ढंग से सुनते हैं तो। जल्द ही दूसरा वीडियो लाते हैं आपके सामने, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।